अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय एहसन। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूँ, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ड्रानी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लाता रहूँगा। आज हमारे पास दो स्टोरीज़ हैं और दोनों स्टोरीज़ बहुत खौफनाक हैं। ये स्टोरीज़ ऐसी हैं कि आपको इमेजिनेशन में ले जाएंगी। अपनी आंखें बंद कर लें और आयतल कुर्सी पढ़ के अपने आसपास हिसार बांध लें। पहली स्टोरी जो हमें हसन ने कश्मीर से भेजी है और दूसरी स्टोरी जो हमें हुज़ैफ़ा ने इस्लामाबाद से भेजी है। बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरीज़ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन है और मेरा ताल्लुक़ कश्मीर रावलाकोट से है। ये बात आज से 6-7 साल पहले की है। मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था। मैं क्रिकेट बहुत खेला करता था। गांव में जहाँ भी मुझे पता चलता था कोई टूर्नामेंट हो रहा है, मैं वहाँ पहुँच जाता था। मेरे घर वाले मुझे बहुत मना करते थे कि दोपहर में ही खेलो, लेकिन अंधेरा होने से पहले वापस आ जाया करो। मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ मैं 17 साल का था। तो मैं जहाँ भी मुझे मौका मिलता था मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था। हमारे गांव के पास में ही एक और गांव है, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। वहाँ पे एक टूर्नामेंट था जो शाम को शुरू हुआ और जो कि रात देर तक ख़त्म होना था। मैं अपने घर वालों को बताए बगैर उस टूर्नामेंट में चला जाता हूँ। एहसन भाई, वो गांव जो था मेरे गांव से 1 घंटा दूरी पर था। मैं दोपहर में तो चला जाता हूँ, लेकिन सर्दियों के दिन छोटे होने की वजह से कब शाम हो जाती है और पता ही नहीं चलता। मैं क्रिकेट के जुनून में ऐसा सवार था कि मगरिब हो गई, मगरिब से इशा हो गई, इशा से रात के 10 बज गए और मुझे कोई होश ही नहीं था, क्योंकि मेरी टीम विन करती जा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि उसमें खोया हुआ था कि मुझे इतना भी ख्याल नहीं था कि मैं अपने घर से बहुत दूर हूँ और मेरे घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। तकरीबन रात के एहसन भाई 11 बजे हमारा टूर्नामेंट ख़त्म होता है। हमारी टीम तो जीत नहीं पाती। मेरा दिल भी बड़ा उदास होता है कि मैं अब घर जाके भी क्या मुंह दिखाऊंगा और कैसे, मतलब कि डांट भी पड़ेगी, मार भी पड़ सकती है, क्या कहूँगा। और इस वक्त मुझे घर कौन छोड़ेगा, क्योंकि हमारा पहाड़ी इलाका है। ऐसा इलाका है कि रात को 6-7 बजे के बाद वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं होती, कोई गाड़ी नहीं चलती। मैं बड़ा परेशान होता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह किसी से लिफ्ट मांग लूँ, लेकिन सब ने दूसरी तरफ जाना होता है। कोई भी मेरे गांव की तरफ नहीं जाता, ना कोई मेरे गांव से होता है। मैं इरादा करता हूँ कि मैं पैदल ही सफ़र करूँगा रोड पे। एहसन भाई, मैं चलना शुरू करता हूँ। काफ़ी देर चलने के बाद एक जगह आती है जहाँ पे मुझे एक हवा का झोंका सा आता है, जो कि बड़ा ही मतलब अजीब सा हवा का झोंका था। जैसे कि वो हवा ना हो, मेरे साथ से कोई गुज़रा हो और उस गुज़रने वाले की एक मतलब कि एहसास हो जैसे कोई मेरे साथ से गुज़रा हो, टच हो के। मैं उस जगह पे काफ़ी देर परेशान रहता हूँ कि यार मैं मैच नहीं जीत पाया। मुझे और किसी चीज़ का उस टाइम वहाँ पे खौफ नहीं था, डर नहीं था कि मेरे साथ होने क्या वाला है। मैं अपने घर की तरफ जा ही रहा होता हूँ कि अचानक मुझे एक दूर से ना बंदा नज़र आता है आता हुआ। वो बंदा पैदल होता है। मैं देखता हूँ इस वक्त कौन आ रहा है। फिर मैंने बात को जाने दिया कि हो सकता है कोई गांव का ही हो इस वक्त। वो बंदा आ रहा है आ रहा है, उसने चादर लपेटी हुई थी, फुल अपने आप को उसने लपेटा हुआ था। वो बंदा आई जा रहा है आई जा रहा है आई जा रहा है और साथ मेरे गुजर गया। मतलब उसने मुझे देखा भी नहीं, ना मुझसे रुक के कुछ पूछा, और वो बड़ा अजीब तरीके से चल रहा था। वो मेरे साथ से गुजर गया। मैं उसे देखता ही रह गया कि आखिर ये बंदा कौन था और इसने मेरी तरफ क्यों नहीं देखा, जबकि मैं इसे देखता रह गया, खड़ा भी हुआ इसके लिए, लेकिन इसने कोई बात ना की। वो थोड़ा सा ही आगे गया होगा कि मैं वापस पलट के उसके पास गया पूछने के लिए कि आप कौन हैं और किधर से आ रहे हैं, क्या आपको रास्ते में कोई गाड़ी या कोई इंसान नज़र आया। एहसन भाई, मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हो के उसे आवाज़ ही देता हूँ कि वो अचानक मेरी आवाज़ देने से पहले ही रुक जाता है और वो एक जंगल की तरफ देखने लगता है। जिस रास्ते से मैं आ रहा था उस रास्ते में एक साइड पे जंगल था और एक साइड पे खाई थी नीचे, क्योंकि ये मैं उतराई उतर रहा था और वो चढ़ाई चढ़ के वापस ऊपर जा रहा था। तो वो जंगल की तरफ देखने लगा। मैं उसके पास जाके उससे पूछता हूँ अपनी ज़ुबान में, उस्ताद जी, मतलब आप कहाँ से आए हो, कौन हो और किधर जा रहे हो, आपको कोई रास्ते में गाड़ी या कोई बंदा नज़र आया। क्योंकि मैं उससे पूछना था अगर आपको कोई ऐसा बंदा नज़र आया हो तो मुझे ज़रा तसल्ली हो जाएगी कि शायद मुझे लिफ्ट मिल जाए या मैं अपने घर तक पहुंच जाऊं। एहसन भाई, वो मुझे कोई जवाब नहीं देता। एक जगह हक्का बक्का खड़ा हो के बस उस दरख्तों को देखी जा रहा है।
हसन भाई जब मैं उसके हाथ की तरफ देखता हूँ ना, तो उसके हाथ की एक उंगली बड़ी अजीब सी होती है, दूसरे नंबर वाली। उफ, उस उंगली को देख के मेरे तो जैसे होश ही वहाँ पे ना उड़ जाएंगे। मैं उसकी तरफ से पीछे होने लगता हूँ। अपने कदम पीछे करके मैं अपने घर की तरफ जो रोड जा रही थी उस तरफ उतराई उतरने लगता हूँ। थोड़ी सी उतराई उतर के नीचे जाता हूँ और मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एहसन भाई वो मेरे पीछे पैदल आ रहा होता है। और वो बड़ी अजीब सी अब चाल चल के आ रहा होता है उतराई से। ना वो भाग रहा होता है ना वो तेज़ चल रहा होता है, वो बड़े अजीब अंदाज में चल रहा होता है, जैसे कि कोई इंसान अपने टांगों से ठीक ना चल पा रहा हो, या मतलब बड़ा ही अजीब व गरीब तरीके से टेढ़ा चल के मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मुझे उसका चेहरा नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा था, शक्ल उसकी क्या थी कैसी थी कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि उसने अपना मुंह ढका हुआ था, चादर उसने लपेटी हुई थी। सख्त सर्दी का मौसम था, हमारे रावलाकोट में तो गर्मी में भी सख्त सर्दी होती है, तो वो था भी अक्टूबर नवंबर। मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ, बस उसको देख रहा हूँ और बस पीछे पीछे हो ही जा रहा हूँ, उससे दूर होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे पीछे उसी अपनी चाल में चल कर आ रहा है। अब मेरा दिल बहुत घबराने लग गया, मैंने थोड़ा तेज़ भागना शुरू कर दिया। एहसन भाई वो भी मेरे पीछे उसी तरह भागने लग गया, उसके हाथ अंदर बाजू लपेटे हुए, चादर के अंदर लपेटी हुई बाजुओं के साथ वो मेरे पीछे भाग रहा। मैं एक पॉइंट पर आके आके जब मेरा दिल मतलब कि समझ लें बिल्कुल हार चुका था, सांस मेरी फूल चुकी थी भाग भाग के, वहाँ आके मैंने बिल्कुल अपने आप को ना मतलब समझ लाचार और कमज़ोर महसूस किया कि अब मैं और नहीं भाग सकता। जबकि थी उतराई, लेकिन सर्दी में खौफ में मेरा सांस ऐसा फूल चुका था कि अब लग रहा था कि अंदर से जैसे ना मेरे दिल कलेजा मेरा बाहर आ जाएगा, ऐसी हालत थी। तो मैं रुक गया और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वहाँ वो बंदा नहीं होता। मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि अभी तो ये सामने था, एक सेकंड में कहाँ चला गया। मेरी सिर्फ एक नज़र नीचे हुई और वापस वो गायब हो गया। मैं थोड़ा सा शुक्र अदा करता हूँ कि शायद वो चला गया, वो जो भी मखलूक थी चली गई है। मेरा थोड़ा सा सांस वगैरह ठीक होता है, मेरा थोड़ा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है, मैं अपने घर वाली तरफ फिर वापस जाने लगता हूँ। एहसन भैया वो उस साइड पे खड़ा था, जैसे उसने मेरा रास्ता रोक लिया हो, और वो कब वहाँ पे कैसे पहुँचा मुझे नहीं पता। और अब की बार मैंने गौर करके थोड़ा सा देखा, उसका चेहरा नज़र आ रहा था। उफ, मैं आपको बता नहीं सकता उसका कैसा खौफनाक चेहरा था। उसकी आंखें जैसे बिल्ली की आंखें हों, मुंह उसका चूहे जैसा था, और उसके जो कान थे वो इंसानी कान थे। बाल उसके सर पे ऐसे जैसे थोड़े से बाल हैं और थोड़ा सा गंजा, और मतलब बहुत सारी जगहों से उसके बाल वगैरह उखड़े हुए हों, और वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। और जब उसने अपनी चादर हटाई तो उसकी पहले एक उंगली मुझे लंबी नज़र आई थी, अब उसकी सारी उंगलियां लंबी थी। हसन भाई उसकी वो कंडीशन देख के मैं वहाँ पे बेहोश होने लगा था, क्योंकि वो अपने कदम मेरी तरफ बढ़ा रहा था। वो जैसे ही थोड़ा सा मेरे नज़दीक आने लगा अपने कदम बढ़ाकर, कि मुझे पीछे से एक हॉर्न की आवाज़ आई, और बीच में लाइट भी थी साथ। तो जैसे ही मैंने पीछे पलट के देखा, एक गाड़ी आ रही थी, और मेरे ना एक दिल को एक मतलब समझ लें कि जैसे इंसान को मौत मौत आते हुए एक ज़िंदगी मिल जाए तो उसके मुंह पे जो खुशी होगी ना, मेरे मुंह पे वो खुशी की लहर आई कि यार पीछे से कोई शायद मदद आ गई है। और मैं जैसे ही पलट के वापस उसकी तरफ देखता हूँ तो वो वहाँ से गायब हो चुका होता है। वो गाड़ी जब मेरे नज़दीक आती है तो वो एक टैक्सी थी। वो टैक्सी रावलपिंडी से आई थी, कोई ड्राइवर एक सवारी उतारने आया था हम इस गांव से भी काफ़ी आगे। तो अब वो वापस जा रहा था। मैं उस टैक्सी वाले को रोकता हूँ, वो रुकता है। वो पहले मेरी बात को समझ नहीं पाता, वो शायद मेरा यकीन नहीं करता, लेकिन जब मैं उसको सारा वाक़या बताता हूँ सब कुछ, फिर कहीं ना कहीं उसे यकीन आ जाता है मेरी बातों पर। और वो फिर मुझे काफ़ी डांटता भी है और मना भी करता है कि आपको इस तरह से नहीं आना चाहिए था। उसके बाद वो मुझे मेरे घर तक छोड़ आता है, जिसके बाद मेरी अच्छी खासी घर से बेइज्जती होती है, लेकिन मैंने अपने घर में ये बात किसी को नहीं बताई थी। अगले दिन सुबह जब मैं सोया उठता हूँ तो मुझे बहुत तेज़ बुखार हुआ होता है। एहसन भाई मेरा बुखार 3-4 दिन तक ऐसा शदीद रहता है कि उतरने का नाम नहीं लेता। कोई दवाई मेरे पे असर नहीं करती, कोई मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ ठीक नहीं होता। फिर मेरी वालदा मुझे एक दम वाले के पास लेकर जाती हैं दम करवाने। वो दम करते ही मुझसे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या वाक़या हुआ है, तुम मुझे सच सच बताओ। वहाँ मेरी अम्मी भी थोड़ी हैरान हो जाती हैं और मजबूरन मुझे भी बताना पड़ जाता है। मैं सारा वाक़या उन बुज़ुर्गों को बताता हूँ, जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम शुक्र मनाओ तुम्हारी वहाँ जान बच गई।
नहीं तो तुम्हारी उस दिन जान नहीं बचनी थी अगर तुम्हें मदद ना मिलती। वो बहुत ही ख़तरनाक और गंदी गलीज़ मखलूक थी जिसका पक्का इरादा था तुम्हें नुकसान पहुंचाने का। तो उस दिन के बाद से कभी भी मेरे घर वालों ने मुझे कहीं शाम के बाद या मतलब कि मुझे जाने ही नहीं दिया कहीं दूर घर के आसपास से। उस वाक़े ने हमारे पूरे घर के निज़ाम को हिला के रख दिया था। तो ये मेरी एक स्टोरी थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपनी स्टोरी शेयर की। उम्मीद करता हूँ हमारे लिसनर्स को पसंद आएगी। बढ़ते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुज़ैफ़ा है हसन भाई। मेरा ताल्लुक़ तो कराची से है लेकिन मैं इस्लामाबाद में स्टडीज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे एक हॉस्टल में रहता हूँ। मेरे साथ कुछ दोस्त भी रहते हैं। हूँ तो मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, लेकिन जो मेरी ज़िंदगी में वाक़या हुआ है उसने मुझे यहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया था। ये बात पिछले साल की है जो दिसंबर गुज़रा है। हमें दिसंबर की कोई हफ्ते की छुट्टियाँ होती हैं। मेरे दोस्त प्लान बनाते हैं कहीं घूमने चलते हैं। मैं उस प्लान के साथ एग्री कर जाता हूँ और उनके साथ शामिल हो जाता हूँ। हमारा एक मरी का ट्रिप बनता है जिसमें हम मरी घूमने जाते हैं और घूम कर वापस भी 2 दिन में आ जाते हैं। मज़ीद हमारी छुट्टियाँ थोड़ी सी बढ़ जाती हैं जिसमें हम मज़ीद हफ्ते की छुट्टियाँ और अभी भी रहती हैं। मेरे दोस्त अब कहते हैं कि क्यों ना हम अपने अपने घरों को चक्कर लगाएं, और वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं क्योंकि उनके घर आसपास के नज़दीकी इलाकों के थे। मैं जो कि कराची से था तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था फाइनेंशली भी और हर तरह से, कि 2 दिन लगा के जाना, फिर 2-3 दिन रह के फिर 2 दिन वापस आ जाना और इतना ख़र्चा। तो मैं नहीं जाता, मैं अपने हॉस्टल में ही रहता हूँ। हसन भाई, मेरा हॉस्टल मैं आपको बता दूं कि ये इस्लामाबाद चक शहजाद के पास है, बनी गाला के नज़दीक। बड़ा ही मशहूर एक हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन हम लोगों को ना उसकी थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ पहले की, कि ये बॉयज़ हॉस्टल मैंने और मेरे 2-3 दोस्तों ने मजबूरी में अर्जेंट मतलब लिया था। हमें अपना पहले वाला हॉस्टल ख़ाली करना पड़ा था और हम इस हॉस्टल में अर्जेंट आए थे, बहुत मतलब इमरजेंसी में, जिसकी वजह से रूम्स अवेलेबल नहीं थे। तो हमें तीसरे फ्लोर पे एक रूम दिया गया था जो कि फ़्लोर बंद था पूरा तीसरा। हम वहाँ पे रहते थे और हम लोग दोस्त चारों साथ इकट्ठे रहते थे। तब तक हमारे साथ कभी कोई मसला नहीं हुआ। हमें तकरीबन 1-1.5 मंथ हो चुका था वहाँ रहते हुए। जब मेरे ये दोस्त गांव चले गए तो मैं पहली रात मूवी देख रहा था। मूवी देखते देखते अचानक मेरा दरवाज़ा बजता है, नॉक होता है। मैं जाकर देखता हूँ वहाँ पे कोई नहीं होता। मैं दोबारा आके अपना वहम समझ के मूवी देखने लगता हूँ। मूवी देखते देखते मुझे दरवाजे के नीचे से एक शैडो फील होता है, जैसे कोई बाहर आके खड़ा हुआ है, नीचे से नज़र आ रहा है। मैं थोड़ी देर उधर नज़र टिका के रखता हूँ कि शायद अभी दरवाज़ा बजे या कोई हो सकता है नीचे हॉस्टल के जो देखभाल करने वाले हैं उनमें से कोई हो। 2 मिनट गुजरने के बाद फिर दरवाज़ा नॉक होता है और मैं उठ के अब देखता हूँ तो वहाँ से वो शैडो भी गायब होता है और वहाँ कोई नहीं होता। मैं नीचे जाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, उनसे पूछता हूँ कि अभी ऊपर कौन आया था, दरवाज़ा किसने 2 बार बजाया। वो कहते हैं हमें तो नहीं पता, हम में से तो कोई नहीं आया, हम दोनों तो यहीं बैठे हैं। मैं फिर वापस ऊपर आ जाता हूँ। अभी तक मुझे ये मामला नहीं पता चला कि यहाँ पे गड़बड़ क्या है। मैं थोड़ी देर बैठ के इंतज़ार करता हूँ दरवाज़ा खोल कर ही, कि अब जो भी होगा मैं उसे अपनी आँखों से देख कर पहचानूँगा कि ये आखिर कौन मस्ती कर रहा है। क्या ये नीचे वाले लोग ही हैं या कोई और मखलूक मेरे साथ मस्तियाँ कर रही है। अभी तक मुझे डर बिल्कुल नहीं लग रहा था। हसन भाई, मैं दरवाज़े की तरफ देख ही रहा होता हूँ कि अचानक वही शैडो मुझे अब नज़र आ रहा है खुले हुए दरवाजे के आर पार। इंसान वहाँ कोई नहीं है, लाइट के आगे कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन ज़मीन पे शैडो मूव कर रहा है। वो देखने के बाद मेरी एक बहुत ज़ोरदार चीख निकली। उस चीख के बावजूद मैंने वहाँ से भागा, नीचे गया और उन दोनों को बताया कि ऊपर ये मसला है, जल्दी मेरे साथ चलो। वो भागते हुए मेरे साथ ऊपर आते हैं और देखते हैं वहाँ कुछ नहीं होता। थोड़ी देर वो लोग मेरे साथ रहते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है। हम लोग बैठे ही होते हैं कि अचानक मेरी शेल्फ में कुछ बर्तन पड़े होते हैं जो कि नीचे गिर जाते हैं। वो गिरने के बाद ऐसी एक आवाज़ आती है, उस बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस की जो खामोशी होती है उसके अंदर, कि हमारा मतलब कि एकदम रूह को झटका लगता है, दिल जैसे बाहर आ जाने वाला हो। मैं उन दोनों से कहता हूँ देखा तुमने ये बर्तन खुद कैसे वहाँ से गिरे।
यहाँ पे कोई मसला है। वो लोग अब बहुत डर गए थे दोनों, क्योंकि वो मुझसे भी थोड़ी छोटी एज के वर्कर्स थे जो सफाई वगैरह और देखभाल करते थे हॉस्टल की। अब हम लोग बैठे हुए देख ही रहे हैं टूटे हुए बर्तनों की तरफ कि अचानक मेरी जो चाबियां थी, कीज़ थी, वो दरवाजे के साथ लटक रही थी, अचानक वो हिलने लग जाती हैं। हसन भाई, इसके बाद बड़ी बुरी अजीब हालत थी कि हम लोग तीनों नीचे चले गए दरवाज़ा बंद करके। कैसे तैसे हमने नीचे एक रात गुजारी। उसके बाद मैं अगले दिन ऊपर आता हूँ दोबारा सुबह के टाइम। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक होता है, नॉर्मल होता है। आप यकीन करेंगे कि वो जो बर्तन टूटे हुए थे, वो बर्तन भी अब वहाँ पे नहीं पड़े थे। उनका गंद कचरा जो टूट के कांच पड़ा था रात को, वो भी नहीं था अब। मैं बड़ा परेशान होता हूँ। मैं नीचे आके उनसे पूछता हूँ कि तुम में से किसी ने सफाई की है ऊपर जाके? वो कहते हैं नहीं, हमने तो नहीं की। फिर हम लोग समझ जाते हैं कि ये जिस चीज़ ने भी ये किया, वो वहाँ से वो चीज़, मतलब कि कचरा वगैरह उठाना, वो काम भी उसी का था। मैं अपना ऊपर बैग वगैरह समेट रहा हूँ कि अब मैंने रात यहाँ नहीं गुजारनी जब तक मेरे दोस्त नहीं आ जाते। एहसन भाई, दोपहर का टाइम था, 12-1 बजे का। मैं अपना जैसे ही बैग उठाता हूँ कि मेरी अलमारी के अंदर जितना सामान पड़ा होता है वो सारा उसी टाइम खुद ही गिर जाता है। मैं अपना बैग छोड़ के वहीं से दौड़ लगाता हूँ। अपना सामान तक नहीं उठाने का मेरे पास वक्त होता कि अब मैं यहाँ मज़ीद रुक सकूँ। दिन का टाइम, सुबह का टाइम, रोशनी आ रही है, लेकिन वो तीसरे फ्लोर पे मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं नीचे भाग कर आता हूँ। उसके बाद वो जो 2 वर्कर्स होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता ये क्या मामला है। बड़ी हालत ख़राब होती है। मैं अपने दोस्तों को कॉल करता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे ना आना, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ बड़ा मसला है। वो कहते हैं कि क्या मसला है। मैं उनको फ़ोन पे नहीं बताता, लेकिन वो जब आ जाते हैं अगले दिन, खैर ये बाद की बात है। मैं नीचे आ गया अपने जो वो 2 लड़के थे उनके पास। उनको मैंने कहा यहाँ रहना ठीक नहीं है, 2-3 दिन की बात है, सारे लड़के वापस आ जाएंगे छुट्टियों पे जो गए हुए हैं, तो फिर यहाँ पे वापस आते हैं। वो दोनों लड़के कहते हैं कि नहीं, यहाँ से हम नहीं जा सकते, हमारी मजबूरी है, हमारी ड्यूटी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है हॉस्टल की देखभाल करना, यहाँ पे सामान है, हर चीज़ है। ख़तरा तो ऊपर तीसरे फ्लोर पे है ना, तो नीचे तो सब ठीक है, तो यहीं पे हम तीनों रात गुजारते हैं जब तक वो लोग नहीं आ जाते, बाकी सारे लड़के और स्टाफ वगैरह। तो मैं उनकी बात से एग्री कर जाता हूँ और उनके साथ रहने लगता हूँ। 2 दिन बाद जब सारे लोग आने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता, मेरे रूममेट्स भी आ जाते हैं, मैं सारा वाक़या उनको बताता हूँ। फिर हम लोग ऊपर नहीं जाते क्योंकि खौफ की वो लहर हमारे अंदर आ चुकी थी कि जो हॉस्टल का मेन बंदा था, जो हॉस्टल की निगरानी करता था, हॉस्टल में जो एडमिशन वगैरह करता था, रूम्स वगैरह देता था, वो जब आ गया छुट्टियों से वापस, उसको हमने ये बात बताई तो उसे भी इतना नहीं पता था कि ये क्या मामला है। वो जो हॉस्टल का मेन ऑनर था, जिसने ये बिल्डिंग तामीर करवाई थी या ख़रीदी थी, उसको फ़ोन करके बताते हैं तो वो आगे से गुस्से से भड़क पड़ता है कि किसने कहा था तीसरे फ्लोर पे जाके दरवाज़ा खोलो और वो रूम ओपन करो। जब मना किया गया कि तीसरा फ्लोर नहीं खोलना, उसका कोई रूम नहीं खोलना, तो किसने कहा है। तो वो जो बंदा था, मैनेजर जो था हॉस्टल का, उसने हमें वो रूम मजबूरी में दिया था, तीसरे फ्लोर वाला, जबकि वो इस्तेमाल में नहीं था। तो वो मैनेजर बॉस को बताता है अपने कि ये मजबूरी में लड़के आए थे जब मैंने इनको ये रूम दिया था। उसके बाद ये लोग रहने लग गए तो मैंने भी तवज्जो नहीं दी कि उस रूम में कोई मसला है या उस फ्लोर पे, और मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मेरी नौकरी को भी कुछ टाइम हुआ है यहाँ पे। तो जो वो मालिक होता है, उसका ऑनर जो होता है, बॉस उनका, वो बताता है कि यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले, बहुत मतलब ये जब हॉस्टल नहीं था ये बिल्डिंग, उस वक्त एक फैमिली का यहाँ पे कत्ल हुआ था। एक हस्बैंड, एक वाइफ, और शायद साथ उनकी फैमिली के कोई और मेंबर्स भी थे या बच्चे थे। तो कहा जाता है तीसरे फ्लोर पे आज भी उनके असरात हैं। वो वहाँ किसी को रहने नहीं देते, किसी को बर्दाश्त नहीं करते। कोई अगर अकेला हो तो उसको तंग करते हैं, डराते हैं और भगा देते हैं। तो ये सब सुनने के बाद हम वो हॉस्टल उसी दिन खाली कर देते हैं और एक नए हॉस्टल में जाके रूम ले लेते हैं। कहा जाता है आज भी उस हॉस्टल में वो असरात वहीं पे ही हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को पता लगने के बाद वहाँ पे अब कोई स्टूडेंट नहीं रहता। बहुत कम स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि फ़र्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं या ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये हमारी ज़िंदगी की एक कहानी थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। बड़े टाइम से मैं चाह रहा था कि मेरी ये स्टोरी आप तक मैं पहुँचा सकूँ।
तो बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। उम्मीद करता हूँ हमारे लिसनर्स को भी अच्छी लगेगी। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। हम लोगों ने 1 मंथ से भी पहले 500 सब्सक्राइब क्रॉस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि 1000 सब्सक्राइब भी हमारे बहुत जल्दी होंगे, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। मुझे अब दीजिए इजाज़त, मैं आपसे फिर किसी वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।